हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं दुर्गेश आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, आप अगर उसको फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप लोग पक्का है कि आप लोग एक सीट लेके रहेंगे। दोस्तों, स्ट्रेटजी की जो आपको वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फॉलो करें कि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों। ठीक है दोस्तों। और घटना चक्र की सीरीज जिसका मैंने आपसे वादा किया है वो मैं कंटिन्यू आपके लिए कर रहा हूँ। और हम लोग पहला विषय जो कि राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, उसके 2 से 3 जो है लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों आज राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, ये आपका चैप्टर है। और मैंने दोस्तों आपको बताया कि जिसने जो है घटना चक्र कंप्लीट देख लिया वो आप एक प्रकार से आपका जो किताब भी नहीं पढ़ा होगा वो पूरे सिलेबस को और चैप्टर वाइज और प्रश्नों की प्रकृति को देख लेगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आपका आज चैप्टर दोस्तों है राष्ट्रीय प्रतीक। और राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग पढ़ेंगे, पहले पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है, तो क्या है ये झंडा संहिता, कोई कंडक्ट बना हुआ झंडा का, उसमें उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व को यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया। तो तो भारतीय झंडा संहिता का उल्लेख किसने किया गया है, डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया। और राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया, ठीक है, कि भगवा मतलब या केसरिया रंग, ऑरेंज कलर है आपका, केसरिया रंग आपका त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो केसर के आपका जो भगवा रंग है या केसर रंग है वो किसका प्रतीक है, आपका त्याग या निस्वार्थ भावना का। ठीक है, आगे देखिए, सफ़ेद रंग जो है जो बीच में है वो हमारे सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इन रंगों से क्या क्या इंडिकेट करता है, ये प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, दे देगा सफ़ेद रंग किसको निरूपित करता है, तो आपको पता होगा कि सच्चाई के पथ पर चलना या अच्छा आचरण करना, तो आप लोग उसका उत्तर सही मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को हर तरीके से प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, हमको जो है हमेशा तैयार रहना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हरा रंग, ठीक है, वो हमको मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है। कुल मिला के जो है ये आपका पर्यावरण संबंध है और सभी प्राणियों का जीवन जिस पर आश्रित है। ठीक है, तो हरा रंग किससे संबंध है, मिट्टी और वनस्पति से। ठीक है, आगे देखिए, सफ़ेद जो रंग मध्य में है वहीं एक अशोक चक्र है। और अशोक चक्र आपका जो है धर्म की राज का प्रतीक है। ठीक है, चक्र क्या दिखाता है, चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। ठीक है, तो चक्र आपका प्रगति का, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। ठीक है, चक्र आपका शांतिपूर्ण परिवर्तन का की जो है गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, इस प्रकार से चक्र आप क्या है, एक प्रगति का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों में विभाजित है, यह आपको सबको पता होगा। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लंबाई चौड़ाई बात कर रहे हैं। कभी कभी प्रश्न क्या आता है कि चौड़ाई और लंबाई तय है, तो चौड़ाई अगर लंबाई दे देगा तो इसका उल्टा रहेगा। यहाँ क्या है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई आपका 3 है और अनुपात 2 में जो है आपका लंबाई चौड़ाई है। और यहीं चौड़ाई लंबाई रहेगा तो 2:3 होगा। ठीक है, तो हम दोस्तों प्रश्न किस तरीके से आ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्या होता है दोस्तों, हमको आता हुआ प्रश्न जो है गलत कर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब सबके साथ होता है, लेकिन आप इससे बचिएगा। ठीक है, सबसे ऊपरी पट्टी में जो है केसरी रंग है, बीच में सफ़ेद है और सबसे नीचे आपका हरी है। ठीक है, ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है, चक्र कैसा नीला है, जिसमें 24 जो है डंडे हैं, तीलियां हैं। और इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है चक्र का, ये आपका सारनाथ के अशोक के जो है स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो सारनाथ में जो है, सारनाथ आपका वाराणसी पड़ता है, सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, और यह किसका प्रतीक है, यह न्याय का प्रतीक है। ठीक है, पिंगली जो वेंकैया दोस्तों एक व्यक्ति थे, तो पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको तैयार किया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज का नक्शा किसने बनाया, आपका पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई सन 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आपका वर्तमान स्वरूप जो है, जो आपका वर्तमान स्वरूप है दोस्तों, ये आपका 22 जुलाई सन 1947 में स्वीकार किया गया। ठीक है, और जो भारत का राज चिन्ह है, सारनाथ स्थित अशोक के जो सिंह की जो अनुकृति है, ठीक है, ये है। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी सन 1950 को इसे अपनाया गया। ठीक है, तो देखिए दो दो प्रश्न यहाँ बनते हैं। पहला चीज़ तो कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने, ठीक है, इसको क्या किया, स्वीकृत किया। और 26 जनवरी सन 1950 को जो है अपनाया गया। ठीक है, इस पर नीचे क्या लिखा है देवनागरी लिपि में, जो कि हिंदी लिपि है, सत्यमेव जयते
जो आपका मुंडको जो उपनिषद है उससे लिया गया है, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद से आपका क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है दोस्तों। इससे दोस्तों प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत का जो राष्ट्रगान है ये तो था आपका झंडे का। अब आते हैं राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है। तो राष्ट्रगान आपका जन गण मन जो है वो आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया, ठीक है। देखिए, अगर झंडे की बात की जाए तो आपका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। लेकिन अगर राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगान आपका 26 से जो है 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जो है ये अंगीकृत किया गया। और इसके गायन की जो अवधि है दोस्तों 52 सेकेंड है, ठीक है, 52 सेकेंड है। आगे 27 दिसंबर 1911, कब, सन 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो आपका जो राष्ट्रगान है ये सबसे पहली बार कब गाया गया था, ये आपका 1911 को, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और यह दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो गीतांजलि है उससे लिया गया है, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रति कौन सी है, गीतांजलि है, ठीक है। इसी के लिए दोस्तों उनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 के आसपास, ठीक है। आगे देखिए, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो आपका दोस्तों राष्ट्रगीत है ये आपका 1950 में जो है स्वीकार किया गया, ठीक है, इसी दिन की बात है। और राष्ट्रीय गीत दोस्तों किसने लिखा था, ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो आपका राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है उपन्यास था एक आनंद मठ, उससे लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, सन 1896 में, ठीक है, उसे दोस्तों 1911 में, इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, ठीक है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रगान हो गया, आपका राष्ट्रगीत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है दोस्तों, कैलेंडर जो हम लोग देखते हैं वो शक संवत पर आधारित है। और जो 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 दोस्तों 22 मार्च 1957 को, ठीक है। तो ये 1950 नहीं दोस्तों, 1950 के बाद 22 मार्च 1957 को चैत्र माह में अपनाया गया, ठीक है। और चैत्र माह में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। तो आपका चैत्र जो हिंदी के नाम होते हैं, चैत्र फागुन सब आप जानते होंगे, चैत्र बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादव। तो अंतिम जो माह दोस्तों आपका होता है फागुन होता है, और पहला माह आपका चैत्र माह होता है, ठीक है। तो अगर हिंदी में आपको जो है इस माह का ज्ञान नहीं है दोस्तों तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे इसे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से भी मतलब के साथ जो है अपनाया गया। और सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत आपकी 22 मार्च को होती है, जबकि जो लीप वर्ष होता है लीप वर्ष में 21 मार्च को आपका जो है सामान्यतः वर्ष शुरू होता है, ठीक है। ये आपका हिंदी पंचांग दोस्तों है, ठीक है। आगे देखिए, गंगा की डॉल्फिन। तो गंगा की डॉल्फिन आपका वैज्ञानिक नाम से क्या है, प्लेटनेस्टा गंगेटिका है। और इसको जो है भारत ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछा जाए दोस्तों क्या है, अपना डॉल्फिन है, ठीक है। और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, प्लेटनेस्टा गंगेटिका, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय मोर। भारतीय मोर का जो जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो आपका दोस्तों पावो क्रिस्टिस है। और पावो क्रिस्टिस को भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है, ठीक है, मोर को। और बाघ का वैज्ञानिक नाम आपका दोस्तों पैंथा टाइग्रिस है। और इसे जो है भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में किया गया। दोस्तों हम राष्ट्रीय प्रतीक प्रतीक चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय क्या क्या है, पशु पक्षी नदी सब बताया गया है। देखिए आगे देखिए, वर्ष 2008 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो कब किया गया है आपका, ये सन महत्वपूर्ण है 2008 में, ठीक है। आगे भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस, जिसे तो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, 15 अगस्त बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका 15 अगस्त जो है गणतंत्र, ठीक है। और गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी, ठीक है, जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं दोस्तों। और गांधी जयंती आपका 2 अक्टूबर पड़ता है। इसको जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। आगे कमल। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। दोस्तों ये हम केंद्र की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। जब राज्य का उत्तर आएगा तो राज्य के अलग अलग वृक्ष और अलग अलग पशु अलग अलग फूल होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना ये कोई मतलब नहीं है। तो आपने दोस्तों हमने कुछ पॉइंट राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित पढ़ लिए हैं। अब प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं हम उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपने अब पॉइंट पढ़ लिए होंगे तो आपकी उसको इसके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो देखिए राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो अपनाए जाने की बात करके दोस्तों 1950 में, ठीक है, 1950 में, ठीक है। कब, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने इसको अपनाया, ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने होता है, लगभग 52 सेकंड होता है, आपको पता होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, ठीक है, कब से अंगीकृत किया गया। तो राजकीय चिन्ह क्या है आपका,
राजकीय चिन्ह दोस्तों आपका जो सारनाथ का वाराणसी स्थित अशोक सिंह की स्तंभ का चक्र है वो आपका 26 जून से 1950 को जो है अंकित किया गया, ठीक है। तो अडॉप्ट कब किया गया आपका, ये आपका राजकीय चिन्ह की बात करता है दोस्तों, तो आपका 26 जून से 1950 को, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार स्वीकार किया? देखिए अब यहाँ पूछा गया है संविधान सभा ने, ठीक है। तो संविधान सभा ने आपका कब किया था? 22 जुलाई सन 1947 में, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए, देखिए यहाँ लिखा भी है कि 22 जुलाई सन 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र 24 तिरियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है। तो वही चीज़ दोस्तों का रिपीट हो रही है। आगे देखिए, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई सन 1947 को अपनाया, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तिरियां हैं, आप जानते हैं 24 है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई, देखिए यहाँ चौड़ाई और लंबाई दोस्तों 3:4 नहीं 2:3, ठीक है। और अगर लंबाई जो है जाएगा तो 3:2, ठीक है। तो इससे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप जानते हैं बाघ है, और बाघ उसको जो है पैंथरा टाइगर्स कहते हैं पैगैंडा। और दोस्तों 1973 में एक प्रोजेक्ट था बाघ प्रोजेक्ट, वो भी शुरू किया गया था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, एनवायरमेंट से संबंधित प्रश्न है ये। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आप जानते हैं कमल है, ठीक है, कमल है। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? नेलम्बो न्यूसीफेरा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टिस है, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र दोस्तों आपका न्याय का प्रतीक है, ठीक है, न्याय का, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में आरों की मतलब आरों तक तीलियां दोस्तों पूछा गया है, तो 24 आपकी होती हैं तीलियां, ठीक है। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो सही है पूछा गया है दोस्तों कि सही नहीं है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कभी कभी नहीं पूछता है, हम लोग है उत्तर मारते हैं, जबकि हमको उसका उत्तर आ रहा होता है। ये हम लोग का माइनर मिस्टेक होता है, ठीक है। इसका इसलिए मैं आपसे बाबा कह रहा हूँ कि आप लोग प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़िएगा और तब उसका उत्तर देंगे तो आपको उत्तर आता रहेगा दोस्तों। देखिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत है। मैंने बताया आपको शक संवत पर आधारित है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जून से 1950, देखिए 1950 नहीं था, 1900 का था, 50 के बाद था 1957, ठीक है। तो ये आपका 22 मार्च सन 1957 पड़ता है, वो अपनाया गया था। और बताया था मैंने आपको चैत्र का जो पहला होगा वो दिन सामान्यतः 22 मार्च होगा, और अगर लीप ईयर पूछेगा तो वो आपका 21 मार्च होगा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से आपका राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लिया। अब दोस्तों एक नया चैप्टर शुरू होता है, वो है राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इस घटना जब पूरा कंप्लीट करेंगे, इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पहला चीज़ तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और चैप्टर वाइज हो रहा है, और दूसरी चीज़ उन चैप्टरों से किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, वो चीज़ आपको मिल रही है। और आप लोग प्रश्न भी लगा रहे हैं, तो आपका हर तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे वापस कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और मैं पूरी सीरीज, अभी पॉलिटी है, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस, हर लेक्चर में आपके ले आऊँगा, ठीक है। और आराम से करिएगा दोस्तों, अभी टाइम है थोड़ा सा, ठीक है, करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है चैप्टर राज्य एवं संघ राज क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग पहले पॉइंट क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्रश्न करेंगे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, ठीक है। और देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प रखे गए कि भारत में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो एकदम फ्री हो जाएं, ठीक है। तो भारतीय सीमा के अंतर्गत 552, ठीक है। तो भारतीय सीमा के अंतर्गत टोटल कितनी रियासतें दोस्तों पूछा जाता है? तो लगभग 552 रियासतें थीं, और जिनमें से 549 जो है शामिल हो गई थी, ठीक है। अब कितनी बची? 3। कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ही जो है रियासतें बची जो कि भारत में शामिल होने से मना कर रही थी। तो बाद में दोस्तों हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, ठीक है, इसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, आपको अगर पता होगा तो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत आपका जो है हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई की तरह, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ठीक है, वहाँ के लोगों की तरह वोटिंग कराएगी उसकी तरह, और कश्मीर को दोस्तों एक विलय पत्र की तरह भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो कुल मिला के टोटली 552 जो है रियासतें भारत में शामिल हो गए, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है, था, ठीक है। तो भाग ए में
वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत की गवर्नर का शासन था। ठीक है, देखिए ये सब दोस्तों उस समय की बात है जब भारत आज़ाद हो रहा था। ठीक है, तो भाग क में जो है राज्य वे थे जहाँ ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ठीक है, भाग बी में कौन से थे, जहाँ राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग सी में क्या था, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। और भाग डी में क्या था, अकेले अंडमान निकोबार द्वीपों का क्या था। ठीक है, तो भाग डी में सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद दोस्तों 1 है उसके अनुसार भारत अर्थात इंडिया के दोनों शब्दों का यूज किया गया है। दोस्तों हमारे भारत की एक बड़ी मतलब गजब की स्थिति है कि हर देश का नाम देखिए दोस्तों एक ही होता है, चाहे वो इंग्लिश या हिंदू हो, लेकिन हमारा भारत हिंदी में है और इंडिया इंग्लिश में है, तो अलग अलग नाम है। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया इन दोनों का जिक्र आपका किस में किया गया है, आर्टिकल 1 में किया गया है, और लिखा है कि राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ठीक है, तो राज्यों का संघ होगा, ये किस में कहा गया है, ये आपका आर्टिकल 1 में कहा गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अनुच्छेद शुरू हो रहे हैं, और जो हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े थे अब उन्हीं को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की जो शक्ति होगी वो किसकी होगी, संसद की होगी। ठीक है, तो कुल मिला के अनुच्छेद 2 आपका भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का जो निर्माण होगा और जो वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा इसकी करने की शक्ति संसद की होगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो वर्तमान राज्य हैं या नए राज्य हैं, अगर उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करता है तो ये आपका अधिकार किसका है, संसद का है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि संसद जो है साधारण बहुमत से, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो है आपका भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है। ठीक है, इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सरल बहुमत से जो है संशोधन कर सकती है और इसमें राज्यों की अनुमति चाहे ले चाहे मत ले। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, वर्तमान की पोजीशन दोस्तों यही है। ठीक है, और संसद जो है संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप भी सकती है। ठीक है, अगर दोस्तों कहीं कोई विवादित मुद्दा है तो संसद चाहे तो उस पार्टी को जो है संविधान वहाँ उसमें क्या होगा दोस्तों, वहाँ संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। ठीक है, आगे देखिए, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण आपको प्रश्न मिलेंगे। 1948 में एस के धर किसकी अध्यक्षता में, एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और आयोग ने जो है राज्यों के पुनर्गठन जो है भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। ठीक है, तो इसने भी किसकी आपकी सिफारिश की कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उसमें भाषा के आधार पर जो है राज्यों की गठन की बहुत ज़्यादा मांग चल रही थी, इसलिए ये आयोग बैठाया गया और इस आयोग ने भी सलाह दिया कि नहीं, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही जो है राज्यों का विभाजन किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1948 जब उन्होंने अपना पेश कर दिया उसके बाद तुरंत कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु JVP समिति का गठन किया गया। ठीक है, और इसमें कौन कौन थे, देखिए जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सिद्धरामैया, ये तीनों जो है की एक समिति बनी और इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी कि औपचारिक रूप से इन्होंने स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। देखिए इस समिति में दोस्तों क्या 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 था कि कहते हैं ना, लोकतंत्र में जो जनता है उसका बहुमत चलता है, तो जो जनता था उसका जो विरोध अक्सर अच्छा खासा हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, इसको कुछ आधार पर स्वीकार कर लिया। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, हालांकि पोट्टी सी रामोल्लू एक व्यक्ति थे दोस्तों, ये 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इसका कारण क्या था कि अक्टूबर 1953 में जो है इसके कारण भारत सरकार ने भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादा दोस्तों इतनी ज़्यादा मांग थी कि देखिए इस व्यक्ति ने जो है भूख हड़ताल किया और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दोस्तों ये व्यक्ति जो है खत्म हो गए। इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा लोगों का, तो इस कारण सरकार जो है सख्ती में आ गई और उसने जो है अक्टूबर 1953 में पहला जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। ठीक है, तो अगर भाषा के आधार पर पूछा जाए पहला राज्य, वो आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था और स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फिर से 1953 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे
पहले एसके दर, ठीक है, फिर जेवीपी, और अब आते हैं कौन, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है, 1953 में, ठीक है। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पडिक्कर थे और एच एन कुंजरू, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका चूंकि आयोग तीन ही सदस्य हैं और ऑप्शन 4 होते हैं, तो ये पूछ सकता है कि कौन कौन थे या कौन कौन नहीं थे। तो फजल अली आपके जो है अध्यक्ष थे, और के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू आपके इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया, ठीक है। तो 1953 में ये आयोग गठित हुआ, और इसका जो अनुशंसा था वो कब लागू हुआ दोस्तों, 1956 में, ठीक है। और देखिए नए राज्यों का गठन कब कब हुआ और किस प्रकार से हुआ, कभी पूछ लेता है। तो आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय 72। देखिए तीन जो राज्य थे दोस्तों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों 72, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। सिक्किम 75, मिजोरम 87, अरुणाचल प्रदेश 87 और गोवा 87, ठीक है। तो मिजोरम, अरुणाचल और गोवा 87, ठीक है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड 2000 और तेलंगाना 14, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो राज्य थे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे अब दोस्तों हम लोगों ने मेन पॉइंट पर लिए हैं, अब हम लोग प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे और प्रश्न देखेंगे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से, देखिए पहला ही प्रश्न था दोस्तों, तो ये आप जानते होंगे भारत और इंडिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहला ही अनुच्छेद था, मैंने बताया था आपको। तो इंडिया और भारत का शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार क्या है, भारत क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ इंडिया होगा, तो आपका यूनियन होगा, ठीक है, फेडरेशन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए दोस्तों नया राज्य बनाने का अधिकार मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आपका जो है अनुच्छेद 3, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार किसका है, भारतीय संसद में नियत है, ठीक है। और अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश, ठीक है, निर्माण नहीं, कोई अगर नया राज्य प्रवेश कर रहा है उसकी शक्ति है, ठीक है। और निर्माण के बाद कहाँ है आपका, अनुच्छेद 3 में, ठीक है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि दोस्तों ये सब जो है आपके प्रश्न रिपीट है। देखिए भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार कैसे है, तो आप जानते हैं संसद है, ठीक है। तो जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उसको हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण कार्य में सही नहीं है, देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। तो इसलिए उसका उत्तर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। इस प्रकार की विधि के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए संविधान का संशोधन रहेगा। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये आपका संविधान का संशोधन नहीं होगा, इसलिए आपका यही उत्तर है, ठीक है। चूंकि संसद जो है साधारण बहुमत से जो है इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। और इस प्रावधान के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या इसका नाम इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि ये बात सही है, अगर आपने किसी राज्य के लिए कुछ नाम चेंज करने का वो किया है तो आप संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं कर सकते जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया, ठीक है। तो राज्य में भी इसकी सूचना दी जाती है, ठीक है, जिसका क्षेत्र और सीमा में इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ठीक है। भले उनका जो भी हो इस पर सहमति न हो या ना हो, लेकिन एक बात सूचना दी जाती है, ठीक है। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कौन कैसा बहुमत आप जानते होंगे, ठीक है, 50% + 1 साधारण बहुमत। और उसमें यही सब प्रश्न है। देखिए ये भारत संघ नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, भारत संघ है। और कारण क्या है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने की शक्ति संघ की संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। संघ मतलब क्या होता है, केंद्र, तो केंद्र ही अगर सर्वेसर्व हो जाएगा तो वही संघ होता है। तो ये आपका दोस्तों ये गलत है, लेकिन आर सही है, क्योंकि किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तन करने की शक्ति किसकी है, संसद की है, ठीक है। इस प्रकार से संघ हो गया, ठीक है। आगे देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है, तो सहमति की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो किसकी सहमति की आवश्यकता है, तो राज्य की नहीं है, बाकी सब की है, राज्य की विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ठीक है। तो क्या उपबंध नहीं है,
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेंगे। एक राज्य संघ एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यह गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने और उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार क्या किसका है? संसद का है। ठीक है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 3 अनुच्छेद के तहत संसद के एक कानून संभव नहीं है? तो वो आपका नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, ठीक है, देखिए, नए राज्यों का गठन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है और सीमाओं परिवर्तन कर सकता है। 3 नए राज्यों का प्रवेश वो आपका आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 2 के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है। एस.के. दर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, पक्ष में नहीं थे, लेकिन औपचारिक रूप से उन्होंने हाँ बोल दिया था। तो इस प्रकार से तीनों जो है इसके उत्तर सही है। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रश्न है आपका, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल बात सही है। और अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये बात जो है सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? केवल ए होगा। देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्लियरिफाई किया गया है कि भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, और नए राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अलग मिलाकर एक नए राज्य की निर्माण कर सकती है, लेकिन परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। और दूसरा ऑप्शन क्या था आपका कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो है सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया गया है जो मूल अधिकार है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, शिष्टाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध के संबंध में युक्त निबंधन जो है राज्य द्वारा अर्पित कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ये बात जो है गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न है ये तो हो चुका है दोस्तों, ये प्रश्न हो चुका है। आगे बढ़िए। देखिए, ये भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? आप लोग जानते होंगे कि 28 राज्य, कितने वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। और दोस्तों यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख, वर्तमान लेटेस्ट बात करते हैं, इनको जो है संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और दादरा और नागर हवेली को अब जो है वर्तमान में दमन और दीव के साथ जो है एक साथ कर दिया गया है। तो दादरा, नगर हवेली, दमन, दीव ये आपका एक ही संघ शासित क्षेत्र हो गया है। ठीक है, तो अतः वर्तमान में क्या है आपका 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, इस प्रकार से हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत की राज्यों की संख्या कितनी होगी? तो ये थोड़ा सा आप समझिए, ये तेलंगाना की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी वर्तमान में आप जानते रहिए कि 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा? ठीक है, देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दमन और दीव है, पन्डुचेरी है, गोवा। गोवा दोस्तों आपका एक राज्य है। ठीक है, ये आपका संघ शासित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, और गोवा आपका 1987 में बना राज्य, मैंने बताया था आपको। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि देखिए बात यह है कि 2 जून 14 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक जो है इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनी है कौन सी? हैदराबाद। ठीक है, और देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है कि तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास। ठीक है, उसका नाम चेन्नई है वर्तमान में। ठीक है, दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? कलकत्ता है। ठीक है, और इसका नाम इसमें क्या है? कोलकाता है। और केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम है, और इसका अब जो है नाम हो गया है तिरुवनंतपुरम। तो कुल मिला के दोस्तों 2-3 के जो है नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए तमिलनाडु का चेंज हो गया है, केरला का हो गया है, आंध्र, तो सबका चेंज हुआ है, इसलिए इसका उत्तर जो है कोई नहीं होगा। ठीक है,
आगे देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली आप जानते हैं एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आगे देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये आपका 69वां संविधान संशोधन था दोस्तों 1991 के द्वारा। देश की राजधानी को दिल्ली को संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन किया गया, और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत संघ राज क्षेत्र दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया, ठीक है। 239 ए का ए के अंतर्गत जो है आपका 69वें संविधान संशोधन 1991 में जो है दिल्ली को एनसीआर का जो है संघ शासित देश का जो है दर्जा दिया गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रीय शक्ति संसद के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दी गई है किसके अंतर्गत, 240 के अंतर्गत, तो वो आपका पूछा गया है। तो देखिए आप केवल उत्तर को देखिए यहाँ, ठीक है, चूँकि प्रश्न देखेंगे आप कंफ्यूज आएंगे। यहाँ देखिए प्रश्न के दौरान जो है इसलिए ये थी कि राष्ट्रपति जो है आपका 244 एक के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप, 40 बी के तहत लक्षद्वीप, सी के तहत दादर और नागर हवेली, और डी के साथ दमन द्वीप, और ई के साथ आपको पुडुचेरी। लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, देखिए 244 एक जो है आपका, ठीक है, पुडुचेरी दिया गया है, तो ये आप गलत है, ठीक है, ठीक है। वर्तमान में दादर और नागर हवेली दोस्तों और दमन द्वीप एक ही हो गए हैं, ठीक है, एक ही हो गए हैं अधिनियम 2019 की तरह। तो 240 का जो सी होगा ग इसी के अंतर्गत वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है, ये आपका हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यही आपका होगा उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा उत्तर को, बाकी प्रश्न को आप देखने की जरूरत नहीं है इसमें, चूँकि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है, तो देखिए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल बात सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है। खंबात की खाड़ी जो आप देख रहे हैं गुजरात के पास, तो गल्फ ऑफ खंबात के पास एक दीव एक यूटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, यही बात बिल्कुल सही है दोस्तों। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत थे, ये दोस्तों गलत है। कारण ये है कि ये फ्रांसीसी नहीं, ये आपके पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का हेरफेर किया और आपको कन्फ्यूज करने लगे। तो दादरा और नगर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय में पश्चात जो है दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि 1954 तक आप इसके उपनिवेश थे, ये पुर्तगालियों के थे, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था, तो ये आपका 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में पहले आपका एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1975 सिक्किम को 22वां राज्य बनाकर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर दो तरीके से प्रश्न बनता है दोस्तों। अगर पूछा सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना, ठीक है, तो ये आपका चूंकि यहाँ 36वां नहीं है इसलिए हम 35वां मानेंगे। अगर यहाँ 36वां होता तो उसको हम जो है 36वां मानते हैं, ठीक है। चूँकि 35वें के द्वारा दोस्तों आपका एसोसिएट स्टेट बना था, ठीक है, एक राज्य नहीं बना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है, तो ये आपका दोस्तों ये छोड़िए इसको, ये आपका बिहार संबंध है, ठीक है। बाकी इसका उत्तर सही भी नहीं था इसका। निम्न राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने बताया था आपको। तो आप लोग क्रम देखेंगे तो गोवा 1987 में, तेलंगाना 14 में, झारखंड आपका 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, और हरियाणा आपका 66 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रम लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका हरियाणा होगा, चौथा होगा, ठीक है, चौथा इसमें है, और उसका गोवा होगा, ठीक है। तो आपका ये उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो 1987, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए फिर आपका कोट लगाया गया है, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। आंध्र प्रदेश 1953, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 60, नागालैंड 63, हरियाणा 66, हिमाचल 71, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल 87, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, और झारखंड आपका 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ दोस्तों चूँकि आपका जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड से अलग हुआ तो पहला, और उत्तर प्रदेश आपका उत्तराखंड हुआ दूसरा, और एमपी से आपका माफ करिएगा एमपी छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, ठीक है। तो बिहार से झारखंड पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए फिर वही दोस्तों वही क्रम है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, बार बार वही प्रश्न रिपीट होंगे तो इससे टाइम भी खराब होगा। और देखिए ये देखिए
नागालैंड आपका 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 14 में, सिक्किम 75 में। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट को आप वो पढ़ लीजिएगा, बाकी बहुत इसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है प्रश्न, देखिए इसको, निम्नलिखित किस राज्य का जो गठन है वो 1948 में हुआ, ठीक है। तो ये पूछा गया है। और दोस्तों क्या है कि इस प्रश्न के लिए जो अंग्रेजी संस्करण था उसमें राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है, और इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं था, ठीक है। परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस कह रहा है, ठीक है, चूंकि 1948 पर दोस्तों प्रोविंस थे, ठीक है, स्टेट नहीं थे, तो प्रोविंस ले रहे हैं, तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोविंस था, ठीक है। लेकिन हालांकि ये उत्तर, ये प्रश्न नहीं आएगा मुझे लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है, गलत बना है। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, ठीक है। तो मैसूर जो राज्य है उसका नाम तमिलनाडु नहीं है दोस्तों, इसका नाम कर्नाटक रखा गया है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो यही उत्तर का गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, गोवा को दमन द्वीप से रखा गया, बिल्कुल सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में बैठे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो जो राज्य पुनर्गठन आयोग ये जो आप बनाया गया था, ये पहले तो आपका 1953 में किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 1956 में जो है इसने, तो कुल मिलाकर इसमें इसका उत्तर हालांकि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग उत्तर मारना चाहेंगे तो आप 1956 मार सकते हैं, हालांकि इसमें उत्तर नहीं है, ठीक है। चूँकि 1953 में जो है गठित किया गया था, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? चूँकि 1956 में उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ठीक है। इस हिसाब से छप्पन मार सकते हैं, हालांकि इसका उत्तर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके जो अध्यक्ष आपके कौन थे, फजल अली थी, और दो सदस्य आपके हरिनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए यहाँ आपका फिर वही हाल है, ठीक है। तो आपका यहाँ भी नहीं हुआ चाहिए, लेकिन तब भी ये प्रश्न ही गड़बड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, इस प्रश्न को देखिए आप, बाकी तो प्रश्न रिपीटेड हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो दोस्तों ये बात जो है बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का जो नागपुर सत्र था उसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ठीक है। और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जानते थे कांग्रेस कि अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां जो अधिवेशन हुआ 1920 में, वो नागपुर में हुआ, और बी राघवाचार्य की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन के पश्चात जो है प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषा के आधार पर कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की, और इस आयोग ने भाषा के आधार प्रांतों गठन को कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। और दिसंबर 1948 में जो है कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संसदीय पर विचार करने हेतु JVP की जो है समिति बैठी, ठीक है। और इसने जो है 1949 से अपनी रिपोर्ट दी, और इसने जो है भाषाई आधार प्रांतों गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं किया था, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, ये नागरिकता संबंध है, तो ये आपका अगला चैप्टर है, ठीक है। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें चारों अनुच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नागरिकता से मेन पॉइंट क्या रहेंगे और इसके प्रश्न क्या होंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग कल कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, नागरिकता, भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, कौन सा भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का क्या उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो भाग 2 और अनुच्छेद कितना, 5 से 11, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और भारत में क्या है दोस्तों, ब्रिटेन के समान क्या है, एकल नागरिकता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद जो है, संसद को नागरिकता के संबंध में बताने की शक्ति दी गई है, ठीक है। किसको, संसद को, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, ठीक है। और संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है पारित किया गया था। और भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। किससे, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से, और अर्जित भूमि के सम्मेलन द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 जो है, 5 प्रकार से जो है आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पैदा हुए हैं, आपका कोई वंश पैदा हुआ है वहाँ पे, कोई आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे, देशीकरण है, और आपका अर्जित भूमि का आपने कोई जमीन अर्जित की है, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है। और भारतीय नागरिक का जो अंत होगा, मतलब आपका, तो वो आपका 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। आप पा सकते हैं 5 प्रकार से। और अंत हो सकता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है आपने। और दूसरा क्या है, नागरिकता त्यागने पर, ठीक है, आपने खुद त्याग दी हो। और तीसरा आपका सरकार द्वारा वंचित कर दिया गया है, ठीक है। तो 3 प्रकार से आपकी नागरिकता ली जा सकती है और 5 प्रकार से दी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से, ठीक, कहाँ से, पाकिस्तान से भारत को आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बोल दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 किससे संबंध है, पाकिस्तान से भारत आने वाले के संबंध, ठीक है। अनुच्छेद 7 क्या है, पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान से आने वाले भारत में, तो वो अनुच्छेद 6। और पाकिस्तान को जाने वाले उनके नागरिकता का संबंध किससे है, 7 से, ठीक है।
अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध, ठीक है। तो जो भारत के बाहर रहते हैं उनकी उनसे संबंधित किसमें है, आपके 8 में, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या है, स्वतः समाप्त की जाती है, ठीक है। आपका अनुच्छेद 9 कहता है। और प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशी गढ़ के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना जो है अनिवार्य होगा, ठीक है। तो देशी गढ़ क्या है दोस्तों, अगर आपको लेना है नागरिकता तो आपको कम से कम जो है 10 साल तक निवास करना होगा, कहाँ, भारत में, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने साल, 7 वर्ष बताने होंगे, ठीक है। तो पंजीकरण के लिए आपका कितना, 7 साल, और देशी कर के लिए कितना, 10 साल, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है और वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिकता की संकल्पना की गई है, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा, ठीक है। तो 2 देश छोड़ा गया है, कौन कौन सी, आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। 10 जनवरी कब, 10 जनवरी से 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, ये लेटेस्ट संशोधन। और यह अधिनियम कहता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, चूंकि यहाँ क्या था, यहाँ सब कुछ छोड़ जाएगा था, लेकिन यहाँ क्या है, कुछ धर्मों को, ठीक है, किसको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को देने का प्रावधान करता है, मुस्लिमों के लिए नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से मुस्लिमों पर जो है अब अभी आज भी जो है अवरोध है, ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर सन 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा किसको मिलेगा, आपको जो 14 से पहले जो है यहाँ आ चुके हों, ठीक है। और यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती, ठीक है। कुल मिला के अगर इस क्षेत्र में लोग आए हैं तो इस क्षेत्र में उनको जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ परमिट होता है, आप लोग पढ़ेंगे अगर, तो इनर लाइन जो परमिट होता है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश मिलता है, तो उन सब क्षेत्रों में नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम प्रश्नों को करते हैं, मैंने पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा सकते हैं, देखिए, भारत के संविधान किस भाग में हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा भाग 2 है। और भाग 2 में कितने अनुच्छेद, 5 से 11 के संबंध में जो है आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान दोस्तों देखिए, आप यहाँ देखिए, एकल नागरिकता, ठीक है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एक नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक होगा। जैसे अमेरिका में क्या है दोस्तों, संघ एवं राज्य की, मतलब एक केंद्र का भी है और एक राज्य का भी है, ठीक है। इस प्रकार से भारत में नहीं है, भारत का सिर्फ भारत का होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं एकल नागरिकता, ठीक है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे, देखिए, जन्म द्वारा प्राप्त करती कैसे है, देशी कार्ड होता है और किसी भूभाग में होने पर ये भारतीय बैंक में धन जमा करेंगे तो आपको जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा कब, यदि वह भारतीय नागरिकता का प्रचार करता है, बिल्कुल बात सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता करता है, बिल्कुल बात सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सरकार की आलोचना करता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों जो आपके दो ऑप्शन है 1 और 2, देखिए ये आपका सी ऑप्शन, इसके अंतर्गत जो है आपकी नागरिकता खो देगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता है और एक ही अधिवास है। देखिए, आपकी जो ये है, क्या बोलते हैं, नागरिकता, ये भी एक है और अधिवास भी एक है, बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है, ये हमारे यहाँ नहीं है दोस्तों, ये आपका अमेरिका में है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया सकता, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। वंचित किया सकता है अगर उसे प्रत्याशय हों, तो इस प्रकार से ये आपका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 कब, 2015 के तहत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्यधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 2015 का अधिनियम है। इसमें क्या कहा गया था कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के चले गए हों, वो जो है आपके इस कार्यधारा के अंतर्गत जो है प्रवासी नहीं होते, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए दोस्तों आप। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्यधारक प्रवासी जो नागरिक हैं उनके रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन आप कौन को मिल सकता है, एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो, ठीक है।
भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ठीक है, भारतीय नागरिक है उसकी विदेशी मूल की पत्नी, अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ठीक है। एक व्यक्ति का परपोता जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या मातामह संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किस समय भारतीय नागरिक थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति का परपोता अगर उसके पितामह लोग मातामह लोग संविधान जब लागू हुआ तो उसके समय या उसके बाद किस समय जो है भारतीय नागरिक थे उनको मिल सकता है, ठीक है। फिर आगे कौन सा कंडीशन है आपका, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के अंतर्गत, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों के नागरिक को इससे वंचित रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए कुल मिला के वो किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, कथनों विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की प्रादेशिक मांग को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आय तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये बिल्कुल बात सही है, ये मैंने आपको कराया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एक ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दो राजतंत्र हैं, दो हैं संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता आपकी एक ही है। इससे कहीं ना कहीं आप नहीं समझ होंगे क्योंकि भारत में एकल है और अमेरिका में दोहरी है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल दोस्तों, देखिए देशीकरण भले है लेकिन वंचित तो क्या सकता है ना, तो ये बात भी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर केवल एक होगा दोस्तों, ये तो आप देख ये, ठीक है, केवल एक है। थोड़ा सा देख लीजिए आप एक बार फिर से, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। 371 से लेकर 371 आई नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड आपका 71 में है, असम बी में है, मणिपुर सी में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना डी में है, सिक्किम आपका एफ में है, मिजोरम जी में, अरुणाचल प्रदेश एच में और गोवा आपका आई में। इन राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध जो है किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किसी देश में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है तो वो कहाँ है, अमेरिका में है, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों ये आपको प्रश्न आराम से करने के लिए अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो दोस्तों आपका संसद, ठीक है। संसद ही व्यक्ति की नागरिकता को ले सकती है और दे सकती है, ठीक है। आगे देखिए, चूंकि देखिए यहाँ कहा गया है कि जो अनुच्छेद 11 था उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधान का संपूर्ण शक्ति है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर ये होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशेष रेखा कैसे है, तो देखिए यहाँ पे संसद नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये उसका संसद होगा, ठीक है। नागरिकता संशोधन विधेयक 19 लेटेस्ट, ठीक है, 2019 संसद में कब पारित हुआ, तो ये आपका दोस्तों 11 दिसंबर 2019 में पारित हुआ था। और देखिए ये लिखा हुआ है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर को और राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित हुआ और 12 दिसंबर को जो है ये आपका मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। तो ये आपका 12 दिसंबर को क्या हुआ, मंजूरी प्रदान की गई। और यहाँ पूछा गया है कि 2019 संसद में कब पारित हुआ, देखिए संसद की बात कर रहे हैं तो संसद पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, तो आपका 11 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ लिखा है कि यह विधेयक अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 से इसका जो है क्या हुआ, लागू हो गया, ठीक है। तो 2020 से क्या हुआ, ये अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आगे दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ, तो आप देख रहे होंगे, हालांकि पारित हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका जो पारित हुआ है वो हुआ है 12 दिसंबर 19 को, ठीक है। तो ये आपका पारित हुआ है और यहाँ अगर ऑप्शन में अगर 12 नहीं है तो हम लोग 11 दिसंबर ही मारेंगे, ठीक है ये। और दोस्तों प्रश्नों में उत्तर किस तरीके से है ये भी सकता है, लेकिन इसका उत्तर दोस्तों हम यहाँ मारेंगे ये, ऊपर में से कोई नहीं, चूँकि 12 दिसंबर था, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है, आपका उत्तर ई हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग जो है आगे मूल अधिकार करेंगे। अब मूल अधिकार हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से पूरी पॉलिटी को हम खत्म करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।